नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है पीएम शो। आज बात करेंगे 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ होगा, क्या परिवर्तन की परपाटी बरकरार रहेगी या फिर बीजेपी कोई करिश्मा करते हुए वापसी करेगी। बस दो ही ऑप्शन बचते हैं जो राजस्थान का सियासी गणित कहता है। पिछले 70-75 सालों का जो राजस्थान में चुनाव का इतिहास है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, और पिछले 30 सालों से तो परिवर्तन की परिपाटी है, जहां 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी सत्ता पर रहती है। लेकिन इस बार या कहें 2028 को लेकर हनुमान बेनीवाल, जो कि तीसरे दल के तौर पर राजस्थान में अपनी जगह तलाश रहे हैं, कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 2018 में पार्टी बनाई थी जब उनके 3 विधायक जीते थे, लेकिन 23 में उनके सिर्फ इकलौते वो जीते और मौजूदा वक्त में आरएलपी के पास कोई भी विधायक नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का दावा है कि वो 2028 में चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर जनता अपने लिए एक तीसरे दल का चयन करे, उसका समर्थन करे तीसरे दल का, और राजस्थान में एक नई परिपाटी लिखी जाए जहां पर न कांग्रेस न बीजेपी बल्कि तीसरे मोर्चे की सरकार बने। अब तीसरे मोर्चे को बहुमत मिलना कितना संभव है, कितने विधायक जीतेंगे, कौन कौन उसका चेहरा हो सकता है, ये सब बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा और कैसी उनकी तैयारी है, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और फिर बात करेंगे ज़रा इस पे कि आखिर राजस्थान में तीसरा मोर्चा क्या असंभव सा है और इससे पहले कितने बार प्रयास हुए हैं, उसमें कितना समर्थन जनता का मिला है। पहले सुनिए हनुमान बेनीवाल को। अच्छी बात है, राय प्रकट करनी चाहिए बात। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। 19 में एमपी बन के गया। उस समय जब सेंट्रल हॉल में चर्चा चलती थी, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के एमपी जो बात करते थे कि राजस्थान में माइंड सेट है, कांग्रेस बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब वही लोग ये कहने लगे कि राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी होगी और निश्चित रूप से होगी, 23 से 28 के अंदर हो जाएगी। और हम इस बार बड़ी मजबूती के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रदेश के अंदर भी जहाँ कोई किसी तरह की आवाज नहीं उठाता, जहाँ लगता है कि अब अंतिम उम्मीद कौन है, उस रूप में अगर मुझे बुलाते तो निश्चित रूप से जाता भी हूँ, सबको न्याय भी दिलाता हूँ, सर्व समाज को साथ लेके भी चलता हूँ। और त्वरित आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पार्टी बना के चल रहा है स्टेट के अंदर, बहुत बड़ा स्टेट है अपना। हाँ, पार्टी राजस्थान का भारतीय आदिवासी पार्टी भी है, लेकिन उनका इलाका एक सीमित डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का इलाका। हम पूरे राजस्थान के अंदर प्रयास करें। और 18 का जो हमारा सफर है, 13 से 25 तक का, 18 शुरुआत हुई और प्रयास हमने किया कि राजस्थान का एक किसान का बेटा देश के किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आया, सेना के सम्मान में अग्निवीर का विरोध करा देश के अंदर, चाहे पहलवान बेटियों को न्याय दिलाना सबसे पहले पहुंचा, कि नागौर का सांसद ही पहुंचा। और प्रयास हमने किया कि राजस्थान का सम्मान देश में बढ़े। निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जब खड़े होते हैं तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान का एक सांसद है जो देश के गरीब, बेरोजगार, किसान और जवान की लड़ाई लड़ रहा है। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल प्रयास तो 2018 से कर रहे हैं। 2023 चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले उनका कहना था कि अगर किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट सरीखे जो कद्दावर नेता हैं राजस्थान की राजनीति के, वो अगर साथ आ जाते हैं तो फिर तीसरे दल की एक बहुमत की सरकार बन जाएगी। अच्छा, खैर ना किरोड़ी लाल मीणा तो खैर जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, तो उनका नहीं लगता। और सचिन पायलट जरूर बगावत उन्होंने करी थी 2020 में कांग्रेस से, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से बगावत गलत होगा, उन्होंने गहलोत सरकार से बगावत करी थी और कांग्रेस के साथ रहे थे, तो जो कि वो आज भी हैं। अब वो बात अलग है कि सचिन पायलट पे आरोप लगते हैं कि हाँ वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते थे, ऑडियो क्लिप्स फलाना ढिमाका ये वो वॉट एवर बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर
उस पर एक अलग ही आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे चर्चा हो सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत कैसे बढ़ाएं, कैसे वो रिवाइव करें अपनी पार्टी को, कैसे वो 2028 तक रिवाइव करेंगे, इस सब को लेकर वो प्लानिंग कर रहे हैं। बीते दिनों जब अंता का उपचुनाव था, नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक रहे थे अंता में, उन्होंने हनुमान बेनीवाल से समर्थन मांगा। हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचे भी और ठीक है, नरेश मीणा नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी, सपा की तरफ से अतुल प्रधान, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, हनुमान बेनीवाल सरीखे नेता वहाँ मौजूद थे। तो माना जा रहा था कि ये एक तीसरे गठबंधन का की मजबूत, मतलब एक शुरुआत जो है वो वहाँ से मानी जा रही थी। अब देखिए 3 साल का वक्त है, कौन कौन इस तीसरे गठबंधन में शामिल होगा, क्योंकि अगर हम सपा की बात करें तो वो इंडिया अलायंस के साथ है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ठीक है, वो नेशनल में अलायंस के साथ हैं, लेकिन हाँ, दिल्ली का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था, हरियाणा का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था। राजस्थान में उनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि वो अकेले उतरेंगे, हनुमान बेनीवाल के साथ उतरेंगे, कि फिर इन गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ जाएंगे। राजकुमार राउत जो कि मौजूदा वक्त में प्रदेश में तीसरे दल के रूप में उनकी पार्टी जिस तरीके से तैयार हुई है, वो कहा जा सकता है कि हाँ, वो अब उनका क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि वो भी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उसके पार्ट्स हैं दिल्ली में। इवन कि जब उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, तो कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया था। तो अब वहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है। तो हनुमान बेनीवाल अगर तीसरा दल बनाएंगे तो उनके साथ कौन होगा और वो कैसे मजबूती दे पाएगा हनुमान बेनीवाल को। देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ एक ये है कि भाई जाट समाज के नेता हैं, और राजस्थान में अगर हम देखें सियासी समीकरण, तो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट वाइज नेता पर राजस्थान की जो पूरी राजस्थान की जनता है वो डिपेंड नहीं होना चाहती है। देखिए, राजस्थान में गुर्जर समाज की अपनी अलग क्रेडिबिलिटी है, जाट समाज की अपनी है, राजपूत समाज की अपनी है, ब्राह्मण समाज की अपनी है, ओबीसी समाज अलग है, दलित समाज अलग है। मतलब हर पार्टी में, मतलब कांग्रेस या बीजेपी जो राजस्थान की 2 बड़ी पार्टियां हैं, आप देखोगे उनमें हर एक समाज के नेता को उसी तरीके से जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, ताकि राजस्थान में जो ये समाज के लोग हैं वो कंबाइंड होकर, या वो टूटे नहीं और उस पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनका सपोर्ट करें। आपने देखा होगा जब अंता का उपचुनाव हुआ, अब अंता में मीणा समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। कहा जाता है क्योंकि भाई किरोड़ी लाल मीणा ने प्रचार प्रसार नहीं किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मीणा समाज ने जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए अगले 3 सालों में बड़ी सारी चुनौतियां हैं। उनको ये इस तरीके से नेता ढूंढने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। अब हनुमान बेनीवाल के साथ एक सबसे बड़ा कहा जाए तो धोखा ये हो जाता है कि जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं, जिसको वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बाद में वही नेता उनका साथ छोड़ देते हैं। रेवंत राम डांगा जो कि मौजूदा वक्त में खिंवसर से विधायक हैं, जिन्होंने उनकी पत्नी को हराया है, कभी आरएलपी की पार्टी में हुआ करते थे, उसके नेता थे, हनुमान बेनीवाल के बड़े खास थे। लेकिन 2023-24 के जब उपचुनाव हुए और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को टिकट दिया तो रेवंत राम डांगा ने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही उमेदाराम बेनीवाल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल के बहुत खास थे। माना जा रहा था कि भाई हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ डील कर रहे हैं कि एक तो बाड़मेर की सीट और एक नागौर की सीट, 2 सीट जो है कांग्रेस उनके लिए छोड़ दे। तो नागौर से हनुमान बेनीवाल खुद और बाड़मेर से चर्चा में था कि आरएलपी के टिकट पर उमेदाराम बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे अगर कांग्रेस के साथ मामला तय हो गया। लेकिन उमेदाराम बेनीवाल ही कांग्रेस में आ गए।
तो हनुमान बेनीवाल के साथ एक बड़ा फैक्टर ये काम हो जाता है कि भाई वो जिसको उठाते हैं वही नेता साथ छोड़ के चला जाता है। अब रही बात जनता में हनुमान बेनीवाल की कितनी पहुंच है, पकड़ है, तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 2 सालों में विपक्ष की भूमिका में अगर आपको सड़क पर कोई नेता, कोई पार्टी, कोई अगर दिखता है तो वो हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस भले ही विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े चेहरे हैं उनके पास, लेकिन राजस्थान की जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर राजस्थान के किसी बड़े नेता को आपने राजस्थान की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए या फिर डेरा जमाए हुए नहीं देखा। उसमें आपको दिखेंगे तो सांसद हनुमान बेनीवाल। अगर आप पिछले 2 साल का सर्च कर लीजिए गूगल पे कि हाँ भाई कौन सा नेता है जिसने 2 साल में विपक्ष की भूमिका निभाई, तो उसमें आपको हनुमान बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। सबसे ऊपर क्या, इकलौता मेरे ख्याल से हनुमान बेनीवाल का ही नाम मिलेगा एक बड़े नेता के तौर पर जिसने फिलहाल राजस्थान में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भले ही उनके पास विधानसभा में कोई उम्मीदवार या उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। अब इसके साथ ही अब देखिए हनुमान बेनीवाल के पास अभी समय है 3 साल का, वो कैसे अपने आप को रिवाइव करेंगे, कैसे अपनी पार्टी को मजबूती देंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप क्या चाहते हैं, कैसे हनुमान बेनीवाल को सलाह देना चाहते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।